गाइस, आज हम बात करेंगे इकॉनमी पीटी 365। होपफुली आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा और आपकी अच्छी रिवीजन के लिए ही गाइस ये सीरीज़ वीडियो की लाई जा रही है। देखो, आज हम बात करते हैं बैंकिंग एसेट क्वालिटी रीस्ट्रक्चरिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो बैंकिंग का उठाया है वो बात की जा रही है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। तो आज हम सबसे पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को समझते हैं कि वो होता क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा और इससे रिलेटेड कई बातें और हम डिस्कस करेंगे। देखो, आरबीआई ने ना कुछ यूसीबीज यानी कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कुछ रिवाइज करा, यानी ना कुछ रिकमेंडेशंस को माना जो कभी दी गई थी एनएस विश्वनाथ पैनल के थ्रू। उस कमेटी का नाम रखा हुआ कि रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसका कारण क्या है? देखो, किसी भी रिकमेंडेशन को हम क्यों मान रहे हैं या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए या किसी भी बैंकिंग सिस्टम के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ का फाइनेंशियल साउंडनेस हमेशा बनी रहे और वो स्ट्रेंथन हो। ठीक है, इसके कुछ टीयर्स हैं जैसे यूसीबीज़ के होते हैं। तो टीयर 1 में क्या है कि जितनी भी यूसीबीज़ की यूनिट्स हैं, सैलरी अर्नर्स हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ डिपॉजिट साइज, जितने अदर यूसीबीज़ हैं उनके डिपॉजिट 100 करोड़ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, टायर 2 में क्या है, यूसीबीज़ का जो डिपॉजिट है वो 100 करोड़ से और बीच में 10,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए। टायर 3 में वो लोग आते हैं जिनका यूसीबी डिपॉजिट कितना है, मोर देन 1000 करोड़ एंड अप टू दी 10,000 करोड़। टायर 4 में मोर देन 10,000 करोड़ वाले यूसीबी डिपॉजिट्स वाले रहते हैं। अब इस पे ना कुछ ये तो हमारे कैटेगराइजेशन है कि इस तरह से यूसीबीज हर टायर में डिवाइडेड है। अपना की हाईलाइट्स देखो इसमें क्या हुआ। अपना जैसे देखो, पहले सिस्टम होता था 2 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, वो चेंज हो गया। अभी क्या आ गया, 4 टायर सिस्टम आ गया, 4 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट हो गया ताकि फाइनेंशियल साउंडनेस बढ़े। मिनिमम वर्थ भी हमने 1 करोड़ 2 करोड़ कर दी है नेटवर्थ, है ना। तो ऐसे ही टू आपका 5 करोड़ ताकि फाइनेंशियल रेजिलियंस बढ़े। अब ना इसमें एक टर्म होती है, ध्यान रखना, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, जिसको हम CRAR कहते हैं। तो टायर 1 में यूसीबीज़ में मेंटेन करना होता है मिनिमम CRR है ताकि जो आपका 9% रिस्क वेटेड एसेट्स है ऑनगोइंग बेसिस पर वो भी है। और टायर 2 में जो 4 यूसीबीज़ हैं उनको क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है मिनिमम CRR 12% टू RWAs ऑन ऑनगोइंग बेसिस। फिनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज सिस्टम करने के लिए कुछ क्राइटेरिया को रिवाइज करा गया कि जो नेट NPA है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो CRR या SLR है उसकी मेंटेनेंस में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करना है ना। क्या आपका कैश रिजर्व रेशो है, जो आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है। आपको पता है बैंकिंग के RBI द्वारा ये कुछ मॉनेटरी टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, जिससे कि क्या किया जाता है, बैंकिंग के साउंडनेस सिस्टम को, फाइनेंशियल साउंडनेस सिस्टम को क्रिएट करा जाता है। साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम करना है, कोर बैंकिंग सोल्यूशंस को फुली इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा कुछ बनाया गया। अब देखो, सोचने की बात यह है कि कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं। देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब है वो फाइनेंशियल एंटाइटीज़ जो कि कोऑपरेटिव बेसिस पर इस्टेब्लिश की गई हैं एंड बिलोंगिंग टू देयर मेंबर्स। इसका मतलब ये भी है जो कस्टमर है कोऑपरेटिव बैंक्स के वो क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक ऐसा नहीं है कि खाली अर्बन एरिया में है, रूरल एरियाज़ में भी होते हैं। यहाँ पर शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पर होते हैं। शेड्यूल का मतलब क्या है, मल्टी स्टेट है, सिंगल स्टेट ऑपरेटिंग होगा। यहाँ पर मल्टी स्टेट एंड दोज ऑपरेटिंग इन द सिंगल स्टेट, नॉन शेड्यूल में भी ऐसा रहता है। फिर शॉर्ट टर्म में क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, डिस्ट्रिक्ट आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ऐसे ही लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक है, लाइक दैट। अब इनका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, देखो, है ना, कोऑपरेटिव बैंक में कैसे रजिस्टर किया जाए। तो जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको प्राइमरली कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा रजिस्टर किया जाता है। किस प्रोविजंस में, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, ऐसे करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर ना क्या होता है, रेगुलेशन की बात आती है। तो रेगुलेशन में क्या है कि स्प्लिट होता है बिटवीन RBI एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्मॉलर जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इसमें चलता क्या है कि कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चलेगा, जो RBI अंडर 2 लॉज हैं RBI के, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग लॉज है, वो दोनों एप्लीकेबल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जो अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका डायरेक्ट सुपरविजन कौन करता है, RBI करता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब ना यहाँ पर ना आपको यूसीबीज यानी कि यूनिवर्सल बैंक्स या आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक के बारे में ना छोटा छोटा आपको वेरिएशन दे रखे हैं कि भाई सबके बारे में जान लो, ताकि आपको ना सबके बारे में डिफरेंस पता हो। देखो, अगर आप ना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात करोगे, यूसीबीज़ के बारे में बात करोगे, तो इसकी कैपिटल एडिक्वेसी क्या है कि अंडर बेसल 1 जो नॉर्म्स हैं, कैपिटल टू बी मेंटेन ओनली ऑन क्रेडिट रिस्क। कितनी कैपिटल मेंटेन करनी है, क्रेडिट रिस्क तक। अगर यूएनबीज़ की बात करते हो तो यहाँ पर बेसल 3 चलता है और यहाँ पर भी मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल को मेंटेन करना होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, यहाँ बेसल 2 चलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रेडिट रिस्क के अकॉर्डिंग ही कैपिटल को मेंटेन करना होता है। और RRB यानी रीजनल रूरल बैंक्स में आपका बेसल 1 चलता है।
ब्रांचेस ओपनिंग की बात अगर हम यूएसपीज़ के लिए करते हैं तो भाई इनको फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज्ड होनी चाहिए, और वो ऑटोमेटिक क्राइटेरिया रूट से होता है। आपके इसके लिए चलोगे तो फिर आपका जो आपका ये वाला है ना यूएनबीज़ जो है, इसमें अंडर ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट चलता है, ठीक है। इसके साथ साथ एसएफबीज़ जैसे कि है यहाँ पर, है ना, तो वो ध्यान रखना आप। जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंडर ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट चलते हैं सब्जेक्ट टू आपके कंडीशंस, क्योंकि ना ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है गाइस, सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। यहाँ पर भी अंडर अप्रूवल रूट चलता है, जैसे देखो वहाँ पर ऑटोमेटिक रूट्स हैं, इन तीनों में क्या आते हैं, अप्रूवल रूट चल रहे हैं। अब ऐसे ही आपके एक्सटेंशंस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात है, तो देखो यहाँ पर ना अंडर प्रायर आपका अप्रूवल रूट चलता है, इन दोनों में अप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ पर एरिया ऑफ ऑपरेशंस आपके आरआरबीज ही फिक्स कर देते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट क्या होता है, यहाँ पे 75% होता है, या 40% या 75%, यहाँ 75%। तो खाली आपके एक जगह ही 40% है, बाकी तीनों जगहों पे 75% है। इंक्लूजन अंडर सेकंड शेड्यूल देखोगे तो प्रायर अप्रूवल चाहिए, यूएसबीज फुलफिलिंग क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, सारे के सारे कमेंसमेंट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल SFBs है ना, शेड्यूल बाय RBI ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेशन इशूड बाय द NABARD। तो दिस इज़ हाउ दे आर डिफरेंशिएट लाइक दिस। ऐसे ये ना वेरी करते हैं आपस में, छोटे छोटे इनके फंक्शंस में फ़र्क आ जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से पूछा कि भाई हमें ना असिस्ट करो, सस्टेनेबिलिटी पुश चाहिए, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक्स में तो सस्टेनेबली फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम इनसे बात करें, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक्स को हमें और सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है। तो हमें काफ़ी सारी इसमें ज़रूरत भी थी कि भाई पैसे भी आए, विल कम फ्रॉम सेंटर, है ना। तो 5,445 करोड़ का यहाँ पे लिया है, और स्टेट एंड स्पॉन्सर बैंक इस पर काम कर रहा है। अब जो NABARD है ना, उसमें यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। NABARD को रिकमेंडेशंस किसने दी, यानी कि तो बी सीवारामन कमेटी थी 1979 में। इन्होंने एक अरेंजमेंट ऐसा रिव्यू किया कि क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया था एज अ डेवलपमेंट बैंक, और 100% इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनरशिप चलती है। फंक्शन की बात करें तो प्रमोशन है, डेवलपमेंट है, रीफाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, प्लानिंग, ये सब चलता है। मिशन की बात करूं तो प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये सारा इसका मिशन है। अच्छा देखो, रीजनल रूरल बैंक्स की बात करोगे तो आरआरबीज को सेटअप किया गया था किसकी रिकमेंडेशन पे, नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप की उस पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है रीजनल रूरल बैंक्स का, सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी देना रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में। इसमें आप ना दो तरह की फैसिलिटी देखो, एक तो पैरा बैंकिंग फैसिलिटी देते हो, और एक आप क्या करते हो, गवर्नमेंट ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हो। रीजनल रूरल बैंक का सबसे बड़ा काम क्या है, ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि सभी को, जितने भी सेमी अर्बन लोग हैं या रूरल लोग हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिले, बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिले। तो पैरा बैंकिंग फैसिलिटी में क्या क्या देते हैं, जैसे लॉकर फैसिलिटी दे देना, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इशू करना, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग देना। कुछ गवर्नमेंट के ऑपरेशंस भी ये करते हैं, जैसे कि मनरेगा की, MG नरेगा की वेजेस को डिसबर्स करना, पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, रीजनल रूरल बैंक कर रहा है। रीजन बेस्ड होते हैं, रूरल ओरिएंटेड होते हैं। इनका फीचर होता है कोऑपरेटिव बैंक, कस्टमर एक्सपीरियंस, कमर्शियल है ना, ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। अब इसी में ना सिग्निफिकेंस बोला है रीजनल रूरल बैंक्स का, है ना, कि क्या होता है। उससे पहले ना एक टर्म समझ लो, व्हाट इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। देखो कुछ भी एडवांसेज जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर को दिया जाता है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, उसकी बेसिक नीड कंट्री को बहुत ज़्यादा है, तो हम जैसे ना कुछ चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मानते हैं। जैसे हमारा एग्रीकल्चर प्रायोरिटी में रहता है, MSMEs जो हमारी हैं उन पर रहता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वीकर सेक्शन, अदर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे के सारे हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं। अमंग दीज कैटेगरी एग्रीकल्चर को हमने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर पे रखा है, हाईएस्ट शेयर दिया है, फॉलोड बाय लैंडिंग टू वीकर सेक्शन, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब रीजनल रूरल बैंक्स की ज़रूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो 81% लोन प्रायोरिटी सेक्टर में जाता है, 60% एग्रीकल्चर एडवांसेस में आउट ऑफ टोटल एडवांसेस में जाना। तो सबसे पहला काम है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को एक्सटेंड करने के लिए वीकर सेक्शन की तरफ, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की तरफ रीजनल रूरल बैंक्स का होना बहुत ज़रूरी है, और फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे डाउन टोडन सेक्शन, हमारे लास्ट माइल कनेक्टिविटी रहे, फाइनेंशियल इंक्लूजन रहे हमारी कंट्री में। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज रूरल एरिया, रिमोट एरियाज तक भी पहुंच पाएँ। ट्रस्ट ऑफ रूरल पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए, है ना, प्रोवाइड करना ईजी एंड डायरेक्ट फाइनेंस, क्रिएट करना एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम आप जानते ही हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, फाइनेंशियल वायबिलिटी, यानी कि हाई ऑपरेशनल कॉस्ट और पुअर रिटर्न ऑन एसेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न ऑन एसेट्स, तो रिटर्न ऑन एसेट का मतलब है वो फाइनेंशियल वैल्यू जो आपके कंपनी के प्रॉफिटेबल एसेट्स के बारे में बात करें इन रिलेशन टू योर टोटल एसेट्स। तो निकालने का फॉर्मूला याद रखना है, टोटल एसेट अपॉन
नेट इनकम को हम ROA कहते हैं। उसके साथ साथ दिक्कत क्या है, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी बता दिया मैंने आपको। दूसरा, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कार या CRAR, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशो में हमेशा ही इनकी नॉन फुलफिलमेंट रहती है। अब क्वेश्चन पूछ ले भाई CAR क्या है, तो याद रखना कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का मतलब है बैंक की कैपिटल को जानना कि बैंक कितना कैपिटल रख रहा है और उसको कितना ज़्यादा अभी बैंक को कितने परसेंटेज में अभी रिस्क है। तो रेगुलेटरी डिस्क्रिपेंसीज भी हैं सुपरवाइज बाय RBI की, भाई दिक्कत आती ही है। और फर्दर एनुअल प्लान फाइनेंशियल सारे मॉनिटर किए जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग बैंक ऑल्सो हैव देयर ओन कंट्रोल, है ना, तो इस वजह से डिस्क्रिपेंसी रहती है हमेशा ही। फिर अब आता है NBFC के बारे में पढ़ते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ क्या होती हैं, बहुत बार आपने इसका नाम भी सुना होगा। तो SC ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार स्टेट को इनेक्ट करने को कहा भाई कि विल हैव नो एप्लीकेशन टू NBFC एंड RBI एक्ट सुपरसीड स्टेट इनेक्टमेंट्स। का मतलब क्या है, देखो NBFC के बारे में जान लो, उसके बाद सारी बातें हम करेंगे। देखो NBFCs आर रजिस्टर्ड एंटाइटीज़, ठीक है, एंटिटीज़ होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, जिसमें ना ये बैंक के लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, जैसे लोन देना, एडवांस देना, शेयर को एक्विजिशन करना, बॉन्ड देना, है ना। बट इनको याद रखना, इनको कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिला होता है, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। इनके कुछ फ्यू डिफरेंसेस हैं बैंक के साथ। देखो NBFC डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या आप FD बनवा सकते हो? नहीं बनवा सकते। क्या आप कोई सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट NBFC के साथ खोल सकते हो? नहीं खोल सकते हो। आपके पास कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी रहेगी? तो नहीं रहेगी। क्या आप कोई फॉर्म ऑफ पेमेंट या सेटलमेंट सिस्टम कर सकते हो? नहीं। क्या आप कोई चेक इशू करा सकते हो? नहीं। NBFC में सारे काम पॉसिबल नहीं है। तो प्राइमरली NBFC आर रेगुलेटेड एंड गवर्न्ड बाय RBI। इनमें भी NBFCs हैं रेगुलेटेड बाय SEBI, IRDs है, नेशनल हाउसिंग बैंक है। इसकी कुछ ऐसे लेयर्स बनी हुई हैं, बेस लेयर है, ठीक है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर है, टॉप लेयर है, इस तरह से ये बनाई गई हुई है। तो रिसेंटली RBI ने ना टाइटन की NBFC लेंडिंग को डिस्क्लोज करा आपके कई गाइडलाइंस को निकाल के। तो कुछ उसकी की हाईलाइट्स देख लो। देखो कि हाईलाइट्स क्या है, यहाँ से समझ आ जाएगा मामला सारा। एग्रीवेट करना एक्सपोजर ऑफ एन अपर लेयर NBFC को, यानी कि उसकी एंटाइटी को बढ़ाना है। मस्ट नॉट बी हायर देन 20% कैपिटल बेस से आगे नहीं जाए, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बोर्ड कैन अप्रूव एन एडिशनल 5% तक कर सकता है, दैट इज़ फाइन। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए 30% सिंगल एंटाइटी है। तो टू बी उसके बाद ग्रुप करना कनेक्टेड एंटाइटीज़ को, अनलेस सेंक्शन मिड लेयर वगैरह जितने भी थी उसमें शेल नॉट लैंड, इतने मिड लेयर वाले इतने 5 करोड़ से ज़्यादा ना लैंड कर दें, ठीक है। लोन्स टू रियल एस्टेट सेक्टर कैन बी प्रोवाइडेड कब जब प्रायर परमिशन मिल जाए बोरोवर्स को फ्रॉम द गवर्नमेंट, तभी आप कर सकते हो, वरना ऐसे नहीं किसी को उठा के पैसे दे दो आप। तो बैंकिंग रेगुलेशन इस तरह से बनाई गई हैं, ध्यान में रखना है हमें कौन से सेक्टर का क्या क्या किया गया है इस वक्त। उसके बाद हम पढ़ते हैं अमेंडमेंट टू निधि रूल्स 2014। व्हाट इज़ निधि? इज़ नॉट द गर्ल, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ निधि रूल्स को अमेंड करा है 2014 के, और इन द लाइट ऑफ शार्प राइज इन द नंबर ऑफ निधि कंपनीज। देखो इम्प्रूव करने का क्या मतलब है, कोशिश यही की जा रही है गवर्नेंस और लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट सेफगार्ड रहे। पब्लिक कंपनी जो भी निधि खोलती है उसका शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 10 लाख, एंड नीड्स टू गेट इटसेल्फ एज अ निधि फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। अर्लियर ऐसा कुछ भी नहीं था, देयर वाज नो नीड ऑफ कंपनी टू गेट डिक्लेरेशन, लेकिन अभी करना है। प्रमोटर डायरेक्टर कंपनी के होंगे, इस क्राइटेरिया को मीट करेंगे तभी। तो निधि कंपनी क्या है? निधि कंपनी इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू NBFC की तरह ही होती हैं, ये भी बोरो करती हैं, लैंड करती हैं मनी को टू इट्स मेंबर्स, और सेविंग हैबिट्स इसके बढ़ती हैं इनके साथ, है ना। दे डोंट RBI का लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बट कंपनी एक्ट के थ्रू अप्रूवल मिलना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट करती है ऑपरेशनल पूरे मैटर्स को। RBI के पास पूरी पावर है कि वो डायरेक्ट कर पाएँ, लेकिन ये चिट फंड से डील नहीं कर सकते, हायर परचेज फाइनेंस नहीं कर सकते, लीजिंग फाइनेंस, सिक्योरिटी बिजनेस में नहीं जा सकते। और ध्यान रखना इनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होता है कि कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, from or lending funds to or any other person except members. Only individual members are allowed in निधि कंपनी। ध्यान में रखना सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर्स ही निधि कंपनीज में अलाउड होते हैं, ठीक है। तो मेजर काम क्या था इनका? सेविंग हैबिट्स अमंग इट्स मेंबर्स को बढ़ाने का, इनकलकेट करने के लिए ऐसा किया गया था। अब नेक्स्ट आता है गाइस फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के बारे में पढ़ते हैं हम आज। क्या होते हैं ये ब्यूरोज, क्यों बनाए जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा रिवीजन करो मेरे साथ। देखो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट थी, उसने ना अप्रूव किया गवर्नमेंट रेजोल्यूशन फॉर एस्टैब्लिशिंग फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस, है ना, इन प्लेस ऑफ बैंक बोर्ड की जगह इसको करा गया। बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या था? 2016 में हुआ, ऑटोनॉमस रिकमेंडरी बॉडी है, नेशनलाइज बैंक के थ्रू बनाई गई थी। इसका मेन लीगल फ्रेमवर्क है रिकमेंडेड बाय PJ नायक कमेटी, ताकि वो पूरा देखें भाई पब्लिक सेक्टर बैंक के इशूज़ को कैसे ठीक करना है। पर्पज़ इसका यही था गवर्नेंस PSPs की कैसे कैसे ठीक हो। कनेक्शन 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी है, इंद्रधनुष मिशन है एम्ड एट रिवैम्पिंग PSPs।
तो अबाउट फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो की बात करूँ तो इट इज सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ रिकमेंड करना पर्सन्स ऑफ अपॉइंटमेंट को एज अ होल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन्स, एडवाइस करना सर्टेन मैटर्स पर, प्रमोट करना एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारा। दूसरे कुछ फंक्शंस क्या थे, एडवाइस करना गवर्नमेंट को ऑन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, एक्सटेंशन और लाइक दिस, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द डिजायर्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, डेटा बैंक बिल्ड करना, फॉर्मुलेशन एनफोर्समेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स लाइक दिस। कॉम्पोजिशन क्या है, चेयरपर्सन होगा यहाँ पर एक रिटायर्ड ऑफिशियल फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, बिजनेस पर्सन होगा, पर्सन विद एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जिसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो यहाँ बैठ सकता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं यहाँ पर, ऐसे सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ DFC है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, 3 सब्जेक्ट मैटर के नॉलेज के लोग होने चाहिए, तो वो भी नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा पार्ट टाइम मेंबर्स भी वहाँ पर बैठते हैं, 3 पर्सन वैसे बैठे होते हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ पर बैठ रहा होता है। ठीक है, अब चलते हैं बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी समझते हैं। देखो, आफ्टर रिमेनिंग अ सरप्लस मोड सिंस मई 2019, इंडियन बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी डेफिसिट मोड में चली गई सितंबर 2022 में, विच इज़ दी वेरी बैड कंडीशन। तो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी का मतलब क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये है कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, यानी कि जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है RBI ऑपरेशन का, टू इंजेक्ट और ऑब्जर्व लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। अब सरप्लस या डेफिसिट क्या है? देखो, ऑन एनी गिवन डे अगर बैंकिंग सिस्टम में नेट बोरोवर फ्रॉम द RBI अंडर LAF, तो दिस सिस्टम लिक्विडिटी कैन बी सेट इन अ डेफिसिट। ध्यान रखना, अगर आपका किसी गिवन डे पे बैंकिंग सिस्टम में नेट बोरोवर RBI अंडर LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशो है ना, फैसिलिटी सॉरी, अगर वो आपका नेट बोरोवर वाला सिस्टम है, तो सिस्टम लिक्विडिटी अगर डेफिसिट तभी होगी, तो ये कंडीशन होगा नेट बोरोवर फ्रॉम द RBI अंडर LAF है। अगर नेट लेंडर है RBI, तो सिस्टम लिक्विडिटी सरप्लस में होगी। इसका मतलब समझो इसका क्या है, मेजर रीजंस क्या है बैंक की सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट का? देखो, हाई क्रेडिट ग्रोथ अगेंस्ट लोअर डिपॉजिट ग्रोथ इन द बैंक। उधार बहुत लिया जा रहा है, डिपॉजिट नहीं किया जा रहा है, तो कहाँ से फिर बनेगा पैसा? उसके बाद हेफ्टी आउटफ्लो है, एडवांस टैक्स पेमेंट बाय कंपनीज, बलूनिंग गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बाय पीपल। फेस्टिव सीजन में ऐसा हो जाता है कि बस पूछो नहीं। एग्रेसिव RBI मेजर्स टू स्टेम फॉल इन रुपी, राइज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कैपिटल अकाउंट, सारे के सारे इम्पैक्ट करते हैं। और ट्रेजरी बिल भी समझ लो क्या है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट इशू करती है। प्रेजेंटली 3 टेन्योर्स में 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज में इशू किया जाता है। ये भी एक तरह का क्या है, उधार देना है, शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो आप। अब लिक्विडिटी डेफिसिट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट, डिपॉजिट, ठीक है, पैसा आपके पास है नहीं, डेफिसिट में हो गया है, ठीक है, आ रही है, रहा नहीं है, नेट बोरोवर ज़्यादा हो गए हैं आपके पास। जब नेट बोरोवर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नेट लेंडर ज़्यादा होंगे तो फिर डेफिनेटली हम सरप्लस में होंगे। तो इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट्स और स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स बढ़ गई हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड बढ़ गया है ना, और पोटेंशियल रेपो रेट चेंज हुआ है फ्रॉम RBI, जिससे कि रेपो लिंक लैंडिंग रेट्स थे वो सारे के सारे उससे हायर लोन इंटरेस्ट हो गए फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, तो उसकी वजह से रिड्यूस डिमांड विच कैन फर्दर कंट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इंक्रीज RBI डिफिकल्टी बढ़ रही है इससे, क्योंकि जो मेंटेन करना लो बोरोइंग कॉस्ट फॉर ग्रोथ वाइल कंटिन्यू विद मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल, दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे वो कर पाओगे आप? तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे लिक्विडिटी डेफिसिट पे, इन सारी वजहों से। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम। असेट क्वालिटी एंड रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में गाइस नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बात करेंगे। एंड कीप डूइंग इट, प्लीज़ कीप रिवाइजिंग इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर, बट कीप डूइंग इट। ठीक है, अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आता है तो पूछो यार, क्योंकि करना है और डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करना है, हमारा मेजर मकसद यही होना चाहिए। जब तक ये ट्रस्ट नहीं होगा ना गाइस, आई एम टेलिंग यू, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट करो, अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ होगा, बढ़िया होगा, आप भी अच्छे से लेते चले जाओ। थैंक यू सो मच, कीप लविंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।